हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति हूँ और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम हियर में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम उदारवाद यानी लिबरलिज्म की बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज की अपनी ये वीडियो। तो जो उदारवादी दर्शन है, इसका उदय तथा विकास यूरोप में हुआ। और यूरोप में कब हुआ? धर्म सुधार आंदोलन और पुनर्जागरण के काल में। तो इस तरीके से हम देखें तो उदारवादी दर्शन जो है किससे जुड़ा हुआ है? धर्म सुधार आंदोलन और पुनर्जागरण से। ठीक है। कभी कभी उदारवादी आंदोलन को यूरोप में 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था के पतन 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप में जो सामंतवादी व्यवस्था का पतन हुआ था और इसके बाद जो मध्य वर्ग उभरा था, उन सभी तत्कालिक परिस्थितियों की उपज भी उदारवादी विचारधारा को माना जाता है। इसके समर्थक है जॉन लॉक, एडम स्मिथ, मॉन्टेस्क्यू, जॉन स्टुअर्ट मिल, थॉमस जेफरसन, टी.एच. ग्रीन, बर्लिन, नॉजिक, जॉन रॉल्स, हेयक आदि। ठीक है। वैसे जो उदारवाद का उदय है वो मध्य वर्ग की जो विचारधारा है इसके रूप में हुआ था। ठीक है। जो लास्की है, इनके अनुसार उदारवाद का संबंध किसी संप्रदाय से कम और मानव स्वभाव से अधिक है। जो उदारवाद है इसे इंग्लिश में हम लिबरलिज्म बोलते हैं। ठीक है। और इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इस शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के लीबर शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है स्वतंत्रता। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा और फ्रांस की क्रांति उदारवाद के विकास में जो है महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। और अब हम देखेंगे कि जो उदारवाद है इसका उदय क्यों हुआ था, इसके पीछे जो है क्या कारण थे। ठीक है। तो जो उदारवादी विचारधारा है ये वणिकवाद के विरोध में जो है आई थी। इसके उदय के कारण कौन कौन से हैं? पहला है पुनर्जागरण, दूसरा है धर्म सुधार आंदोलन, तीसरा हमारा है वैज्ञानिक और तकनीकी क्रांति, चौथा औद्योगिक क्रांति, देन हमारा आता है उभरता हुआ मध्य वर्ग, ज्ञानोदय। ठीक है। तो ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से जो है उदारवाद का उदय हुआ। अब हम इन सारे पॉइंट्स को जो है अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो पहला था हमारा पुनर्जागरण। 14वीं शताब्दी में यूरोप में पुनर्जागरण, जो 14वीं शताब्दी है इसे यूरोप में जो है पुनर्जागरण की सदी मानी जाती है। इस काल में क्या हुआ था? इस काल में न केवल कला और साहित्य का पुनरुत्थान हुआ था, बल्कि मानव जीवन का जो दार्शनिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक पहलुओं में भी अमूलचूल परिवर्तन आया था। ठीक है। अब जो मानव जीवन का केंद्र बिंदु है वो परलोक की सुखों की बजाय जो रियल वर्ल्ड है इसका वैभव बन गया था। अब राजनीतिक और सामाजिक मामलों में व्यक्ति की गरिमा, तो आर्थिक मामलों में जो है व्यक्तिवाद को बढ़ावा मिला। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है धर्म सुधार। तो मध्य युग में क्या था कि जो चर्च थे या फिर पोप थे उनके लिए ये कहा जाता था कि वो ईश्वर के बंदे हैं, ईश्वर ने जो है उनको जो है अपने अवतार के रूप में जो है भेजा है। तो ये जो पुनर्जागरण आंदोलन चला था, तो इस पुनर्जागरण ने चर्च की ये श्रेष्ठता वाली बात को जो है बिल्कुल खत्म कर दिया था। ठीक है, ध्वस्त कर दिया था इस चीज को। इसके बाद जो है राजनीतिक मामलों में जो है राज्य की श्रेष्ठता स्थापित हुई थी, जिससे क्या हुआ कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का जो मार्ग है वो प्रशस्त हुआ था, जिसे कि हम उदारवादी विचारधारा की विशेषता भी कह सकते हैं। इसके अलावा जर्मनी में मार्टिन लूथर ने भी बहुत सारे आंदोलन चलाए थे और इस आंदोलन ने जो है लोगों के मन में ये विश्वास जो है पैदा कर दिया कि व्यक्ति को ईश्वर की शरण में जाने के लिए जो है किसी कैथोलिक चर्च या पुरोहित की जरूरत नहीं है, बल्कि धर्म ग्रंथ की हेल्प से भी हम ईश्वर के साथ जो है सीधा संबंध स्थापित कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा आता है वैज्ञानिक और तकनीकी क्रांति। तो उदारवाद के उदय और विकास का एक सबसे बड़ा कारक जो है 16वीं और 17वीं शताब्दी में आई वैज्ञानिक और तकनीकी क्रांति रही। कैसे? इस क्रांति से क्या हुआ कि छापेखाने का आविष्कार हुआ, भाप इंजन का निर्माण हुआ, यातायात साधन का जो है विकास हुआ। तो इससे क्या हुआ
कि विश्व के जो विभिन्न भाग है उसमें जो लोग रहते हैं तो उन लोगों के मध्य जो है संपर्क बनाना जो है ईजी हो गया। अब लोगों को ये फील होने लग गया कि जो पूरा विश्व है, पूरा वर्ल्ड जो है कुछ निश्चित साइंटिफिक रूल्स से चलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार वैज्ञानिक और तकनीकी क्रांति ने एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मार्ग जो है प्रशस्त किया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा औद्योगिक क्रांति। तो क्या हुआ कि वैज्ञानिक और तकनीकी क्रांति से जो है नए नए चीज़ों का आविष्कार होने लग गया। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि तकनीकी प्रोन्नति हुई। ठीक है, तकनीकों में उन्नति हुई, जिसने जो है किसको जन्म दिया, इससे जो है औद्योगिक क्रांति का जन्म हुआ। अब औद्योगिक क्रांति ने क्या किया, पहले क्या होता था, लोग जो है कृषि करके अपना जीवन यापन करते थे, यानी कि पहले अर्थव्यवस्था कैसी थी, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। तो क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति ने इस कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया और इसके स्थान पर जो है उद्योग प्रधान अर्थव्यवस्था ने ले लिया। ठीक है, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना। अब जहां औद्योगिक इकाई की स्थापना होगी तो वहां पे नए नए शहर तो बनेंगे। ठीक है, तो इन इकाइयों की स्थापना ने जो है नए नए शहरों को जन्म दिया। तो व्यापार वाणिज्य के प्रसार ने, अब जैसे जैसे व्यापार बढ़ा तो वैसे वैसे जो है नए नए बाजारों की तलाश शुरू हो गई। पर ये जो उद्योग थे, इनकी स्वतंत्रता के लिए जरूरी थी कि जो राज्य है इनमें जो है कम से कम जो है हस्तक्षेप करे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है उभरता हुआ मध्य वर्ग। तो 16वीं और 17वीं शताब्दी के क्रांतिकारी परिवर्तन ने यूरोप की, ये जो परिवर्तन हो रहे थे, इन परिवर्तन ने जो है यूरोप में शुरू से चली आ रही जो सामाजिक व्यवस्था थी उसको जो है ध्वस्त कर दिया। सामंतवादी विशेष अधिकार को उभरते हुए, जो सामंतवादी विशेष अधिकार थे, ठीक है, जो सामंतों को विशेष अधिकार मिले हुए थे, इसको जो है उभरती हुई जो मध्यम वर्ग थे, जो मध्यम वर्ग के लोग थे, उन्होंने जो है कड़ी चुनौती दी थी तथा मानव मात्र के अधिकारों, स्वतंत्रता और समानता का नारा जो है बुलंद किया गया था। और इस प्रकार परंपरावाद का स्थान किसने ले लिया, विवेकवाद ने ले लिया। और लोगों ने ये भी स्वीकार करना शुरू कर दिया कि जो व्यक्ति है वो खुद एक विवेकशील प्राणी है और उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो जो है खुद सोच सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ज्ञानोदय। 17वीं और 18वीं शताब्दी यूरोप में ज्ञानोदय का काल माना जाता है, जिसमें जो है विद्वानों के मध्य, उस टाइम पे जो विद्वान थे उनके मध्य जो है तर्क वितर्क हुआ। ठीक है, और इसी तर्क वितर्क के परिणाम स्वरूप जो है यूरोप में एक बौद्धिक क्रांति का प्रसार हुआ। अब लोगों की सोच में जो है व्यापक परिवर्तन आया, लोगों के जो दृष्टिकोण है वो बदलने लगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, वहां पर रिप्लाई करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। अब हम उदारवाद की कुछ विशेषताओं पर जो है ध्यान देंगे। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है मानवीय व्यक्तित्व के मूल्य तथा व्यक्ति की आध्यात्मिक समानता में विश्वास करता है। ये व्यक्ति की इच्छा स्वायत्ता में विश्वास, व्यक्ति की अच्छाई तथा उसकी विवेकशीलता में विश्वास, व्यक्ति के कुछ आधारभूत अधिकार जैसे जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों में आस्था, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मान्यता कि व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा हेतु परस्पर सहमति का परिणाम है, कि जो राज्य है वो व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए अस्तित्व में आया है, वो भी लोगों की सहमति से। व्यक्ति तथा राज्य के बीच जो है संबंध समझौतावादी है। सामाजिक नियंत्रण में किसके महत्व पर बल? विधि के महत्व पर बल। इसके अलावा व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर और ये मान्यता कि वो सरकार सर्वोत्तम होती है जो सबसे कम शासन करती है। इस तथ्य में विश्वास कि व्यक्ति के प्राकृतिक परिवेश द्वारा सत्य की सुलभता संभव है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज की जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। अगर क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपने मेरी ये वीडियो यहाँ तक देखी उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।